गुरु मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज 14 सितंबर का दिन है और हिंदी दिवस के रूप में ये हम मनाते हैं और हमारे साथ आज सभी दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए हिंदी के महत्व और हिंदी की मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जवाहर सिंह सर। डॉक्टर जवाहर सिंह सर, आपका स्वागत है गुरु मिशन चैनल पर। धन्यवाद। गुरु मिशन संस्था की ओर से आपने जो इस बीड़ा उठाया है संचालन करने का, हिंदी के क्षेत्र को आगे और अग्रसर बढ़ाने का, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी अभिभावकों को और सभी छात्रों को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप ऐसे ही हिंदी को आगे अग्रसर करते रहें, उसका प्रचार प्रसार करते रहें। डॉक्टर जवाहर सिंह जी अध्येता रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा संचालित संस्था है और इसमें 10 वर्ष सर का अनुभव रहा, जिसमें विदेशी में भी हिंदी के प्रचार प्रसार और शोध संस्थान पर कार्य होता रहा। सर की अध्यक्षता में ये कार्य हुआ और इसके अलावा पिछले 15 वर्षों से सर गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में 11वीं और 12वीं के छात्रों को हिंदी शिक्षण करा रहे हैं, जिसमें कई छात्र जो हैं 100% यानी कि 100 में से 100 अंक भी लाए हैं। 99 और 98 की तो लगभग बेड़ी ही है। तो सर, हमारे इस चैनल में सर सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। कम्युनिटीज को भी आप पढ़ाते हैं, कॉमर्स में पढ़ाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में सभी जो स्ट्रीम है उनमें हिंदी का विशेष महत्व है। तो सर, आप हिंदी को किस तरीके से NEP 2024 के बाद आप नापते हैं, क्योंकि अब तो पहली से लेके 12वीं तक जो है सभी बच्चों के लिए हिंदी अनिवार्य है। मैम, आपने एक क्वेश्चन जो पहले उठाया था उसका मैं एक बार थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ। मौलाना आजाद जो इंस्टीट्यूट है आज भी संचालित भारत सरकार के द्वारा है, उसमें न केवल भारत में बल्कि भारत से विदेशों में भी हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। यदि शोध की बात करें तो वहाँ पर असंख्य विद्यार्थी शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं और यदि सूरीनाम, ट्रिनिडाद, युगांडा, मॉरिशियस, ये विभिन्न कंट्रीज हैं, विभिन्न देश हैं जहाँ हिंदी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। उनके विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी तरह से उनका शोध अध्ययन भी किया जाता है। वर्तमान समय में मैं गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में एज ए प्रवक्ता कार्यरत हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे, उनकी रुचि भले ही किसी भी फील्ड में हो, भले ही किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस वर्ग से हो, चाहे वो कला वर्ग से हो, चाहे वो वाणिज्य वर्ग से हो, NEP के माध्यम से यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो बहुत अच्छा उनका एक आउटपुट निकल कर हमारे सामने आ रहा है। सभी बच्चे बिल्कुल हिंदी को ले भी रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। सर, हिंदी भाषा की बात करें, वैसे तो हिंदी का आविष्कार हम कहते हैं 1200 सदी से ही मानते हैं, क्योंकि हिंदी उर्दू के शब्द से मिलकर बनी है और धीरे धीरे 18वीं सदी में ये एक राष्ट्रीय भाषा जो बनी है वो स्वतंत्रता संग्राम के बाद बनी है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारतीयों को जोड़ने के लिए एक भाषा चाहिए थी, जिसके रूप में हिंदी को चुना गया। उस भाषा का हम लोग, यदि स्वतंत्रता आंदोलन की बात आपने छेड़ी है तो मैम, वहाँ कोई भी भाषा नहीं थी, कोई भी धर्म नहीं था, कोई भी जाति नहीं थी, केवल एक ही था कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान होना, हिंदुस्तानी होना हमारे लिए गर्व की बात इसलिए भी रही थी कि जितने भी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी रहे थे उन्होंने हिंदी में अपना प्रचार प्रसार किया, हिंदी से लोगों को जोड़ा, हिंदी से जोड़ करके आगे बढ़े। प्रमुखतः यदि गांधी जी देखा जाए, और सबसे बड़ी बात यदि हम अपने फील्ड में देखें, अपने क्षेत्र में देखें, तो जितने भी हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ के लोग आए और उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो सर की एक मुख्य बात सर ने जो बताई है, हिंदी पढ़ने वाले छात्र और जो नॉन हिंदी बेल्ट है, यानी कि हमारी साउथ की हो गई, ईस्ट बेल्ट हो गई, ये जो बेल्टें हैं इन्होंने हिंदी को सबसे पहले अपनाया। हम लोगों ने तो हिंदी को मतलब हमारी भाषा ही रही है, उत्तर भारत की भाषा ही रही है, इसमें हम लोगों का रिसर्च से ज़्यादा प्रमोट जो करने की यानी कि उन्नति के जो भाव थे वो दक्षिण भारत के ज़्यादा रहे। दक्षिण में हिंदी ज़्यादा बनती। बंगाल में भी इस चीज़ का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और स्वामी विवेकानंद देख लीजिए आप, गांधी जी देख लीजिए आप, रामकृष्ण परमहंस देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जिनको कह सकते हैं कि एक अग्रज रहे हैं जिन्होंने हिंदी को बहुत अच्छी तरह से आप हमारे सामने प्रस्तुत किया है
और हिंदी अब एक नए और एक अच्छे स्तर पर हमारे देश में पनप रही है और बढ़ भी रही है। सर, अब हम थोड़ा-सा कक्षा 12वीं के बारे में बात कर लेते हैं कि कक्षा 12वीं में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, वो किस तरीके से विभाजित है कि कितना व्याकरण है, कितना अपठित बोध है, कितना लेखन कौशल है और किस तरीके से बच्चा जो है अंक प्राप्त करे इसमें? 12वीं के यदि विद्यार्थियों की बात करें तो विशेषकर दो तरह की यहाँ पुस्तक चलती हैं। एक तो हिंदी इलेक्टिव जिसको हिंदी ऐच्छिक कहते हैं और दूसरी आती है हिंदी कोर जिसको हिंदी केंद्रिक भी कहते हैं। दोनों ही बच्चे इसको ऑप्ट कर लेते हैं और यदि मैं बात करूँ हिंदी ऐच्छिक की तो उसमें बच्चे जो अपठित गद्यांश होता है, अपठित काव्यांश होता है, विशेषकर जो थोड़ी बहुत दिक्कत बच्चों को आती है वो अपठित काव्यांश में आती है क्योंकि उनका अनुवाद वो ढंग से नहीं कर पाते और उसका प्रमुख कारण यह भी रहा है क्योंकि उनकी हिंदी जैसी बोली जाती है और समझी जाती है वैसा वो समझ नहीं पाते। लेखन के क्षेत्र में या बात करें तो धीरे धीरे थोड़ा सा 12वीं का स्तर हो गया है तो जो निबंध लेखन हमारे यहाँ चलता था वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। उसको हम लोग एक रचनात्मक लेखन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि बच्चा होली, दिवाली, हमारा दशहरा आ गया, 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया, इसको पढ़ करके कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप में देख लेता है और उसको लिख देता है। लेकिन अब लेखन का क्षेत्र बदल गया है, एक क्रिएटिव राइटिंग जिसे कहते हैं, रचनात्मक लेखन जिसे कहते हैं। अब मेरे घर में दीवार घड़ी है, मेरी कक्षा का प्रिय कोना है, इस पर बच्चा अपने एक विवेक से सोचता है और तुरंत लिखने की कोशिश जब वो करेगा तब उसके अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिव या रचनात्मक लेखन का बात आएगी भी और वो अच्छा लिखने की कोशिश भी करेगा, वाक्य को अच्छी तरह से बैलेंस करके उसको सजेगा या संवारेगा भी। तो यदि वो इस तरह से करता है तो निश्चित रूप से उसका वाक्य विन्यास बहुत अच्छा भी होगा, शब्दों की जो त्रुटि है वो भी कम होगी। बहुत सारी चीजें हैं। यदि पत्र लेखन की बात करें, हम दैनिक बाजार में दैनिक रोजमर्रा की गतिविधियों में यदि देखें, हम लोग इंग्लिश में एक अच्छी धारा प्रवाह लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर पत्रों का किस ढंग से सजाना और संवारना है वो हम लोग अभी धीरे धीरे हैं, लेकिन बच्चे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और उसकी तरफ अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सिर्फ कक्षा 12वीं में व्याकरण में मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं और उसको करने के लिए मतलब बच्चा अच्छा व्याकरण अटेम्प्ट करे, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, व्याकरण की बात मैम यदि हम करें तो व्याकरण इसके अंदर थोड़ा सा कम है। उसके अंदर हम पत्रकारिता का यदि हम विशेषकर गौर उसमें किया गया है, विशेषकर डाला गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे आ गए हैं उन्होंने पत्रकारिता के संबंध में उस चीज को जोड़ दिया गया है। संचार किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, और हम लोग एक दूसरे को अपनी भाषा अपनी बात को कहने की किस तरह से कोशिश करें, वो सब चीजें आ गई हैं। एंकर होता है, संवाददाता होता है, इस तरह के एक पाठ्यक्रम को उसके अंदर रखा गया है। तो यानी कि हिंदी भाषा में सबसे बड़ा जो रोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में वो रहा है मीडिया का, पत्रकारों का। अगर हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम किया है तो वो पत्रकारिता ने किया है, रंगमंच ने किया है और नाटक फिल्म इंडस्ट्री ने किया है। तो इन इंडस्ट्रीज में किस तरीके से पत्रकारिता ने नींव जमाई, उसके तत्व क्या हैं, ये बच्चे कक्षा 11वीं और 12वीं को एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में, सीबीएसई ने इसे रखा है और ये आज का सर महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि अब मास कम्युनिकेशन बहुत फैल रहा है। हमारे घरों में रोज का समाचार पत्र आता है। मैंने जब कक्षा में इस समाचार पत्र के बिंदु को पढ़ाने की कोशिश की और जब समझाने की कोशिश की तो बच्चे उस चीज को रोजमर्रा के काम में जानते तो हैं, लेकिन उस शब्द को कैसे प्रयोग करना है वो उनके बारे में अभी नहीं जानते। यदि हम लोग बात करें तो समाचार कहते कैसे हैं, अब वो समाचार पत्र के रूप में ना जान करके समाचार को तो जानते हैं कि समाचार क्या होता है, कि भाई देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और हमारे सामने लाया जाए, वो समाचार होता है। अब समाचार की प्रमुख विशेषताएं नवीनता है, निकटता है, जन रुचि है, पाठक वर्ग है। यदि यही नहीं जोड़ेंगे तो हम समाचार को समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैम हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि पत्रकारिता और समाचार ये दोनों एक ही पहलू हैं, एक ही सिक्के के दोनों बिंदु भी हैं, लेकिन इनको समझने के लिए बच्चों को थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा।
मूल्यांकन की बात मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब हम कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों का ये जो पोर्शन होता है वो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, और जो 90 प्लस लाने वाले बच्चे होते हैं वो उस से नीचे आ जाते हैं। 95 जिन बच्चों के आते हैं, 95% जिन बच्चों के नंबर आते हैं वो इसको अटेम्प्ट करते हैं, और जब अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि इसमें से अब उसका एक वेटेज जिसे कहते हैं वो बढ़ गया है, इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना भी है। तो सर इसमें जो पत्रकारिता है वो लेखन पत्रकारिता है, मतलब हमारे पास जो सोशल मीडिया है या नाटक मतलब जो हमारी विजुअल जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो मतलब विजुअलिटी दिखाते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, हमारा ये सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया और टीवी हो गया हमारे जिसमें डायलॉग्स होते हैं, इसका अध्ययन नहीं है। लिखित वाला जो पोर्शन जो है, जैसे हमारा पत्र हो गया, पत्रकारिता मतलब मैगजीन हो गई, इनका संदर्भ है कक्षा 11 और 12 में। मैम, इसके लिए यदि हम बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाएं तो देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है मुद्रण से, जिसे हम छपाई कहते हैं। अब छपाई यदि हम एक अपने दैनिक रोज में देखें, हमारा समाचार पत्र है या हमारी कोई लिखित सामग्री है, उस लिखित सामग्री को आप 10 साल रखिए, 15 साल रखिए, वो लिखित सामग्री अब मुद्रण में आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं टीवी, टेलीविज़न है हमारा, उस पर जो चीज़ें आती हैं, एंकर बोलता रहता है, नीचे हेडलाइंस चलती रहती हैं, उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ जो आजकल हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें। रेडियो है, उसका आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। अब रेडियो की भाषा हम यदि बात लें तो उसके अंदर सीधा सीधा कहा गया है कि हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर बोलने वाले व्यक्ति अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी उस भाषा को समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत विस्तृत में यदि हम जाएं तो इस मेरा एक ही संदेश है आपके 12th क्लास के बच्चों को कि इस पुस्तक के अच्छा महत्व देकर के आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपसे 10 और 11 नंबर का जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और आपके अंकों में भी वृद्धि होगी। जवाहर सर, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि ये तो हमारा हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया, पठित बोध हो गया, रचनात्मक कौशल हो गया। एक काव्य के लिए कुछ चैप्टर्स होते हैं, गद्यांश के, काव्य हो गया पद्य के, और कुछ गद्य के होते हैं। तो आप 12वीं के छात्रों को उन चैप्टर्स के बारे में बताएं, उन पाठों के बारे में बताएं जो हर हाल में आते ही आते हैं, और उन्हें किस तरीके से समझना चाहिए पाठों को। मेरा एक ही आप लोगों को संदेश समझ लीजिए, और या ये कहें तो सबसे पहले 12वीं क्लास के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदी वर्ग के बच्चों को, कि आप चाहे वो काव्य का पोर्शन हो चाहे वो गद्य का पोर्शन हो, उसके लिए आप पहले पाठ का सारांश अच्छे ढंग से पढ़ें। यदि पाठ का सारांश आपके पास अच्छे ढंग से आ गया तो निश्चित रूप से गद्य की बात छोड़ करके यदि काव्य की बात करें तो उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कठिन होते हैं, उनका शब्दार्थ समझें। एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जिसको हम सप्रसंग व्याख्या कहते हैं। सप्रसंग व्याख्या में दो तरह के रूप होते हैं, एक हम सरलार्थ करते हैं और एक हम करते हैं भावार्थ। सरलार्थ तो सीधा सीधा अर्थ हो गया, लेकिन भावार्थ में उस बच्चे की वही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि रचनात्मकता उसके अंदर आ जाती है। रचनात्मकता को जागरूक करने के लिए हमें प्यारे बच्चों निश्चित रूप से भावार्थ को समझना होगा, उसके अर्थ को समझना होगा, और तब आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सर आप मुख्य जो चैप्टर्स हैं कि बच्चों को कौन कौन से चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर्स में से मुख्य तौर पे कौन कौन से तैयार करने चाहिए। देखिए, काव्य खंड में कहें तो हम लोग पहला ही चैप्टर है इसका जयशंकर प्रसाद का, कार्नेलिया का गीत हो गया। इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक बार आता ही आता है, ये हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखें तो तुलसीदास का एक भरत राम का प्रेम है, इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। इसमें से क्वेश्चन के साथ साथ सप्रसंग व्याख्या भी आती है, और आज एक क्वेश्चन 5 नंबर का जो हमारा आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर एक काव्य दिया जाता है, एक गद्य दिया जाता है, उसमें से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में छांटने होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को यदि हम लोग देखें, एक विद्यापति का है, एक मलिक मोहम्मद जायसी का है, ये बहुत एक घनानंद का भी चैप्टर है, पाठ है, उसको भी हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि ये प्राचीन और आधुनिक दोनों खंडों में बांटा हुआ है। प्राचीन खंड, आधुनिक खंड, दोनों ही खंडों में से समान रूप से उन पेपर में क्वेश्चन
आते हैं। और सर गद्य में हमारे पास चैप्टर बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो पहला ही चैप्टर देखें, दूसरा चैप्टर देखें, तो उन चैप्टर्स के बारे में हमें थ्योरली आप पढ़िए, उन चैप्टर की एक एक लाइन पढ़िए। और आजकल तो एक क्वेश्चन और भी देना शुरू कर दिया है, जिनको हम लोग ये कहते हैं कि मूल्य परख जिसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आते हैं। इसमें ऐसा ना हो कि केवल टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए चैप्टर्स में, दिए गए पाठों में दिए गए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ें, उसके अंदर से जाएं, उसके अंदर से अच्छी तरह से उसकी पठन पाठन करें और उन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जवाहर सर ने आपको बहुत विस्तार से बताया कि कौन कौन से पार्ट हैं जो बहुत उपयोगी हैं, और उन क्वेश्चंस के जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि पार्ट से आपके प्रश्न 2 नंबर के हैं तो कम से कम 2 बिंदु लिखे। और 2 बिंदु का मतलब ये नहीं होता जैसे आपसे पूछ लिया कि तुलसीदास की जो रचना है उसका महत्व बताइए। तुलसीदास हैं सर उसमें? हाँ, तो तुलसीदास का महत्व पूछा जाए तो 2 बिंदु ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहते हैं इस पार्ट में भरत जी को बताया है, तो भरत जी के किस पोर्शन को महत्व दिया है, उन 2 बिंदुओं को भी संक्षेप में लिखना चाहिए। आपने मैम एक बात बहुत अच्छी उठाई है, और वो ये है कि भरत जी का प्रसंग उसके अंदर है। भरत जी एक आदर्श भाई के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आधार पर यदि हम लोग देखें तो बड़ा अच्छा विश्लेषण करने के दिया है। राम एक अलग चरित्र में आते हैं, भरत एक अलग चरित्र में आते हैं, लक्ष्मण एक अलग चरित्र में आते हैं। इन चरित्रों को इन्होंने इसलिए उभारा है कि समाज में एक ऐसा संदेश दें कि भरत जैसा भाई, क्योंकि जो एक राम की बात यदि कहें तो उन्होंने हमेशा से एक ही कहा है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अर्थात तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तो उन्होंने एक आदर्श भाई की भूमिका निभाई है। आदर्श भाई की भूमिका को राम ने भी अच्छी तरह से निभाया, छोटे भाई के रूप में कैसे उनको प्यार और दुलार देना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, संदेश स्पष्ट है कि उस संदेश के तहत हम लोग जाएंगे, समझेंगे और उनको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसी परिपाटी को अपनाएंगे। तो सर ने बताया कि जैसे भरत के संदर्भ में सर ने बताया, तुलसीदास जी के महत्व को बताया। क्या सर इसमें जीवनी भी है? मतलब जीवनी को भी बच्चे पता है क्या करते हैं सर? जैसे मैं हिंदी में भी पढ़ाती हूँ कक्षा 10 में, आपको पता ही है। तो बच्चे जीवनी नहीं पढ़ते, बच्चे चैप्टर करते हैं। मतलब लेखक जो है, कवि है, उनकी जो जीवन परिचय है, उनकी रचनाओं को बच्चे छोड़ देते हैं। तो उसके संदर्भ में सर बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये जीवनी और रचना आपको बहुत ही आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि जब तक इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक, तुलसीदास की बात आप छेड़ रहे हो तो लोक कल्याण की भाव कहाँ से आ गए? आप कैसे समझोगे कि लोक कल्याण कहते किसे हैं? आप भ्रातृत्व प्रेम कहते कैसे हैं? वो समझाया तुलसीदास ने। जब ये शब्द उन्होंने समझाए तो निश्चित रूप से ये समाज को हमें देने भी तो हैं कि तुलसीदास के द्वारा लोक मंगल की, लोक कल्याण की कामना की है, भरत जैसा प्रेम उन्होंने दिखाया है। तो निश्चित रूप से मेरा एक ही मानना है कि जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, उनके जीवन परिचय को, और वो 4 पार्ट में बढ़ते हैं, आपको पता है मैम कि उसका जीवन परिचय क्या है, साहित्यिक उसकी विशेषता क्या है, भाषा शैली क्या है उसकी रचना क्या है। अब हमें कहीं न कहीं, हमें जब इनके बारे में ज्ञान होगा तो 2-4 पुस्तकों के बारे में भी हमें पता चलेगा, और 2-4 पुस्तकों के बारे में, क्योंकि उसमें जब हमारे पास हिंदी का 80 नंबर का प्रश्न पत्र आता है और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होता है, तो इस क्वेश्चन में जो बच्चे एक रिसर्च के रूप में पेपर फाइल तैयार करते हैं, उसमें से हम उन्हीं चीज़ों को क्वेश्चन के रूप में उनसे पूछते भी हैं। तो सर ने अभी बताया कि 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी होता है। इसमें श्रवण वाचन कौशल होता है, ASL, जिसमें अध्यापक के द्वारा एक श्रवण बोला जाता है, एक गद्यांश यदि ऑडियो सुनाई दी जाती है, उसके बाद उसी से कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चों को करने होते हैं। 30 मिनट का हम टाइम देते हैं सर, और उस 30 मिनट में बच्चा पैसेज को बहुत ध्यान से सुने, गद्यांश है चाहे पद्यांश है, उसको ध्यान से सुनना होता है, और फिर उसके बाद उसके उत्तर टिक करने होते हैं और उसके नंबर होते हैं। और इसके बाद अध्यापक क्लास में नाटक कराए, है ना सर, कोई पोयम बुलवा सकता है,
एकांकी करा सकते हैं, उसके अलग नंबर होते हैं। तो जैसा आपके अध्यापक आपके विद्यालय में जिस तरीके की गतिविधियां कराएं, आप उसे करें। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है, हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 20 प्रश्न ही मैं मिलते आपसे हैं। भी थोड़ा सा करना चाह रहा जी हूँ। जी 10वीं क्लास आप पढ़ाते हो, काफी दिन से आप और काफी सालों से आपका अनुभव भी रहा है, और जहाँ तक मुझे भी पता चला है कि आप बहुत ही अच्छे सुसंगठित ढंग से उसको पढ़ाते हो। आप बच्चों को किस तरह से तैयार करें कि उनकी जो लेखनी है वो त्रुटिपूर्ण होती है, उस त्रुटि को दूर करने के लिए लेखन और मौखिक और लिखित रूप दोनों में अंतर होता है। हम बोल कुछ भी पाते हैं, लेकिन उसको जब लिखना होता है, देवनागरी ये भी कहती है कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। तो आपके उसके लिए क्या प्रयास रहे हैं, वो थोड़ा सा हमें बताइए। सर ने तो हमारे रिसोर्स पर्सन ही बदल दिए। सर देखिए, बेसिकली अगर हम देखें सर, आपका जो कक्षा है वो 11वीं 12वीं है, इसमें बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास बच्चे आते हैं एज अ टीजीटी मैं पढ़ाती हूँ, तो छठी से हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। छठी में बच्चे का जो रचनात्मक स्तर होता है सर, वो इतना विकसित नहीं होता है। वो बच्चे त्रुटियां करते हैं लिखने में भी। लिखने में अगर मैं जो कुछ कह रही हूँ, अगर मैं एक वाक्य भी बोल रही हूँ, तो बच्चे उसमें गलती करते हैं मात्राओं की। वर्ण वो एक दो स श में, जैसे जिसकी ध्वनियां सेम होती है, जैसे ग और घ में अंतर नहीं कर पाते, क और ख में अंतर नहीं कर पाते हैं, और ट और ठ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ठहराव बोले तो वो ठहराव लिख देते हैं। तो इस तरीके की वो गलतियां करते हैं, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करवा कर जो है ये त्रुटियां सुधरवाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, क्षेत्रीय भाषा का असर पड़ता बिल्कुल, है ना यही सर? बात, असली बात तो यही आती है कि हम जिस 4 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। अब ये जो हमारी पद्धति है वो तो हम निश्चित रूप से देख ही पाते हैं, लेकिन एक ही मैं आपको थोड़ा सा यदि सुझाव देना चाहूँगा कि उनके 2-3 वर्ड ऐसे होते हैं, अक्षर ऐसे होते हैं जिनको लिखने के लिए बच्चा परेशान होता है। वहा शब्द है, हा हाँ। शब्द है, माँ शब्द है, इनको हम लोग अब वो क्या करते हैं, सबके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। हम्म, इनको हम थोड़ा सा अलग से बताएं कि बेटा ये ऐसे लिखा जाता है, इसकी लेख खा शब्द है। अब खा को लिखने के लिए रा बनाते हैं और वाह बना देते हैं, लेकिन इसमें देवनागरी में अब आजकल मिला क्या हुआ है। मिला हुआ ना, रा को ऐसा लंबा खींचे कि वो बा तक मिले। तो ये जो कार्य है ना सर, ये प्राथमिक कक्षाओं से ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल, हमें और नीचे वहीं से रूट से जाना त्रुटियां होगा, आती हैं। नीचे हमें जड़ से ही उनको मजबूत करके चलेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमारा बाजारीकरण भले ही किसी का भी हो जाए, लेकिन हमारे इस भाषा का बाजारीकरण हुआ है, उसका एक अलग क्षेत्र हो गया, लेकिन उस चीज को हमें जमीनी स्तर से तो सुधारना होगा। हमारे छोटे बच्चे, जो हमारी छोटी पौध उस चीज को अच्छे ढंग से करेगी। लेखन चाहे वो किसी भी भाषा का हो, शुद्ध हो, अच्छा हो, बोलने में यदि उसमें निपुणता है, तो दूसरा व्यक्ति भी जब वो सुनने वाला होता है तो वो भी उससे एक प्रभावित होता है। और प्रभाव, अब हम लोग इंटरव्यू वाला है हमारा, साक्षात्कार के लिए वो हमारे बच्चे जाते हैं। साक्षात्कार होता क्या है? साक्षात्कार तो वही होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, उनके सामने बोले कैसे, उनके सामने हमारी भाषा कैसे हो, हमारी शालीनता कैसे दिखे। केवल पढ़ने से, केवल हमारे कपड़े से, हमारे इन चीज़ों से शालीनता नहीं दिखती है। हमारी शालीनता दिखती है कि हमारा शब्द कैसा है, उसका वाक्य विन्यास कैसा है, हम लोग अपने आप में शब्दों को कैसे दूसरे के सामने व्यक्त कर पा रहे हैं। अब इस चीज को यदि हम लोग नीचे से लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे आगे का भी क्षेत्र बढ़ेगा, विकसित होगा। तो इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी अध्यापिका जो उच्च कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनकी एक अपील बस यही है कि प्राथमिक शिक्षाओं में जो हिंदी का अध्ययन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स की कमी है, सभी अध्यापकों की कमी है नहीं, कुछ अध्यापक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लेखन में वर्णों को बनाते समय उनकी बनावट पर भी काम करें, कि बच्चा जो ख लिख रहा है उसको ख ही लिखे, भा में ऊपर जो जीरो लगता है उस पर डंडा नहीं होता, यानी कि सबसे ऊपर श है, भा है ना, इन पर नहीं होता, लेकिन बच्चे एक सीक्वेंस से सीधी लाइन कर देते हैं। तो ये कुछ कुछ कमियां हैं जो प्राथमिक स्तर पे सुधर जाएं, तो हमारी भाषा में त्रुटि ना हो। मतलब अगर मैं ये कहूँ सर कि हिंदी अध्यापक के नाते हम अपील करना चाहें, तो हम बच्चों से यही अपील करेंगे कि लिखने में, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, हमारे देश की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा है, कई क्षेत्रीय काम भी इसमें होते हैं, कार्यालय काम भी होते हैं इसमें। तो यही अपील है कि लेखन में जो बोल रहे हैं शुद्ध बोलें, खड़ी बोली में बोलें,
और ब्रज भाषा भी अच्छी है, सारी उपभाषाएं अच्छी हैं, लेकिन लेखन खासकर कार्यालयी भाषा जहाँ इस्तेमाल हो रही है उस लेखन में त्रुटियां कम होती जाएं, यानी कि हम अपनी भाषा को बिल्कुल शुद्धता पर ले जाएं। यही एक हिंदी दिवस के मेरे ख्याल से संदेश है। मैम एक और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज मैं बताऊं, और वो उसका आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे और सभी हिंदी पढ़ाने वाले भी जानते होंगे। हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी कमी क्या है, तो हम किसी भी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगाना, हमें बिंदी नहीं, हम चंद्र बिंदु लगाना, हमारा चंद्र बिंदु नहीं है, वो बिंदु नहीं है। हम उसको या तो बताएं उन बच्चों को, इन्हें एक को अनुस्वार कहते हैं, एक को अनुनासिक कहते हैं। अब उनको जब हम ये बताएंगे कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, तो बिंदी कहने से काम नहीं चलता है। हम लोग लिखते हैं, मैं लिखना है, बिंदी नहीं लगाया। यदि हम लोग शब्द में को आगे यदि करें शब्द लिखें तो वो अपने आप में पूर्ण शब्द माना जाता है। कर शब्द, करें शब्द, करे शब्द ले तो बिल्कुल अलग उसका भाव अर्थ हो जाता है। एक और चीज कि हमारे कुछ शब्द, हमारे कुछ जो वर्ण हैं वो हमारे नहीं, लेकिन हमने दूसरी भाषाओं से जब वो लिए हैं उसको हम लोग नीचे जो बिंदी के रूप में लगाते हैं उसको हम बताएं कि नुक्ता कहते हैं उसे। अब यदि हमारे पास ये बच्चों को हमें पता चलेगा, बच्चे हमारे इस चीज को जानेंगे तो समझेंगे भी और उनका प्रयोग भी अच्छी तरह से करेंगे। एनसीईआरटी में जो कक्षाओं की जो किताबें हैं वसंत चलती है सर, उसमें पीछे जो है भाषागत विशेषता आती है ना, पाठ्येतर सक्रियता करके है, उसमें अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता का इस्तेमाल दे रखा है। तो कक्षा अध्यापक भी कराते हैं और जिन स्तर पर बच्चों को हिंदी में मतलब अब तक जो है बहुत, मैं तो कहूँगी जब से व्हाट्सएप की लैंग्वेज चली है सर, बच्चे हिंदी तो जानते हैं पर हिंदी में अपने को APNA ही चलता है। तो ये जो त्रुटियां हैं, इससे अच्छा आप हिंदी ही जो टेक्स्ट है उसको इस्तेमाल करें, अपने को अपनी ही भाषा में लिखें और हिंदी टेक्स्ट में व्हाट्सएप में आप मैसेज करें, क्योंकि आपकी खुद की भाषा है, रीजनल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, तो शुद्धता लिखने पे आएगी, टाइप करने पे आएगी। आप किसी और वर्ण को इस्तेमाल करेंगे तो शुद्धता उसमें कम हो जाएगी। बिल्कुल मैम, यही आपका संदेश हम और हमारा भी संदेश है कि अच्छे से लिखें और शुद्ध लिखें और शुद्ध पढ़ें और शुद्ध ही उसकी अभिव्यक्ति करें। जब ये चीज होगा तो तीनों चीज एक साथ मिलकर के बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन भी करेंगे और अच्छा अंक लाने के लिए यदि हम कहें तो वो भी उसमें सहूलियत अपनाएगा। अब अंग्रेजी सर, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वैसे तो हमारा सरकारी स्कूल है गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज जो है, ये सरकारी स्कूल है और इसमें जो छात्र आते हैं वो तो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से होते हैं, तो उनकी हिंदी तो मजबूत होती है पर वो मौखिक हिंदी मजबूत होती है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये लोग हिंदी तो बोलते ही हैं तो हिंदी तो कर ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी जो है, ये बोलते तो हैं लेकिन जो बोल रहे हैं वो लिखने में असक्षम हैं। ग्रामीण परिवेश में उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का असर रहता है। तो सर इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इसीलिए छोटी कक्षाओं में श्रुत लेखन और उसको सुलेख लेखन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम लोग बोलेंगे और बच्चा लिखेगा तो जो बात कही गई है उसको 2 बार 3 बार, यदि एक शब्द एक बार में शब्द शुद्ध आ गया तो वो आखिरकार शुद्ध ही रहेगा। सुलेख लेखन इसलिए लिखाया जाता है कि बच्चा एक तो उसके जो शब्द हैं, उसके जो अक्षर हैं वो ढंग से बनाना सीखे। हमारे टाइम में जब पहले होता था तो 4 लाइन की कॉपी चला करती थी। उस 4 लाइन की कॉपी का कुछ न कुछ महत्व होता था, क्योंकि उसमें एक लेटर कहाँ लिखना है, एक अक्षर की कितनी सीमा है, कहाँ तक जाना है, वो बहुत अच्छा एक माध्यम था। लेकिन अब शायद धीरे धीरे 2 ही लाइन की एक कॉपी आना शुरू हो गया, उसमें हम छोटे बड़े ऊपर नीचे। अब लेखन की यदि बात करें तो यदि पूरी लाइन में हम उस चीज को लिखेंगे तो नीचे वाली मात्रा को हम कैसे लगाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज होगी कि श्रुत लेखन और सुलेख लेखन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हिंदी अध्यापक की हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, क्योंकि संचार मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है और जो अंग्रेजी है, ठीक है, हमारी हिंदी तो पॉपुलर है लेकिन उसका जो टेक्स्ट है वो अंग्रेजी में जा रहा है। तो इसके लिए हम अपनी वर्णमाला वाला जो हिंदी का जो मुद्रण है उसको इस्तेमाल करें। तो अपने आप थोड़ी थोड़ी शब्द बच्चे जो लिख रहे हैं वो उसको लिखना सीखें। और प्राथमिक कक्षाएं जैसे दूसरी तीसरी क्लास हो गई, मैं कहूँगी 2 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष तक
कम से कम सर 10 वर्ष तक, कि बच्चों के उच्चारण को ठीक करवाइए। बच्चा क्या बोल रहा है, अगर तुतलासी भाषा में उसे बोल रहा है, तो आप उसी शब्द को बार-बार ना दोहराएँ। आप उस शब्द को ठीक करें, आप ठीक बोलिए। बच्चा बोल रहा है, उसकी मासूमियत है, लेकिन आप ठीक बोलेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करेगा। बच्चा सदा माँ-बाप को कॉपी करता है, सदा अध्यापक को कॉपी करता है। बिल्कुल ही कॉपी करता है। पहले आदर्श उसके माँ बाप होते हैं और दूसरा आदर्श उसके शिक्षक होते हैं। एक हमें जन्म दे करके पालता बोलता है, अच्छे से आगे बढ़ाता है, और गुरु हमें शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाता है। अ, अभिभावकों से यही अपील है, हिंदी के दोनों अध्यापक बैठे हैं, तो अभिभावकों से यही अपील है, आप अपने बच्चों को बेशक पढ़ाना ना जाने, लिखाना ना जाने, लेकिन बोलना आप भी जानते हैं। अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, घर में भी अच्छी भाषा इस्तेमाल करें। मैं कहूँगी अपशब्द की जो एक भाषा, एक आदत बन गई है हमें, कि बिना कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए हम कुछ कह नहीं पा रहे। तो आप अपनी भाषा का नियंत्रण करें, अच्छी भाषा बोलें। उस पर पूरी तरह से विराम लगाएं। हम लोग जैसा बोलेंगे, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा ही हमारी आगे वाली जनरेशन है वो भी उस चीज को फॉलो करेगी। तो हमें सबसे अच्छी बात यही है कि हमें अच्छे से बोलना है, अच्छे संस्कार देने हैं, और अच्छा व्यवहार करने का उनको एक आदत बनाना। तो सर की भी यही अपील है अभिभावकों के लिए, कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, खाना जैसा खाएंगे वैसा शरीर में लगेगा। घर में जैसी भाषा आप बोलेंगे, वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे। जैसा व्यवहार आप करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो सीखेंगे। आप बच्चों का जीता जागता आईना है। घर का माहौल सकारात्मक बनाएं, भाषा के लिए भी सकारात्मक बनाएं, शब्दों का अच्छा और सही उपयोग करें। आपका बच्चा यकीनन कमाल करेगा, भारत की उन्नति में सहयोग करेगा। और सर आप बताएं एक संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बस यही अपील आपके द्वारा जो कही गई है उसको हम लोग माने कि अक्षर से उसका पालन हो। और सकारात्मक विचार तो किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए मैम, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में लगा लीजिए। और यदि हम लोग आजकल एक कंपटीशन की फील्ड की बात करें तो उसमें भी वही चीज आती है। पेपर में आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन साक्षात्कार में आप अच्छे करने के लिए आपको अपने शब्दों का चयन, अपनी भाषा की मर्यादा को अच्छे से यदि प्रस्तुत करोगे तो उसके भी अंक उनके पास रहते हैं कि वो बच्चा किस ढंग से बोल रहा है, अभ्यर्थी किस ढंग से बातें कर रहा है। और यदि यही चीज होगी तो निश्चित रूप से उनको उसमें कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी। सर जो छात्र जो हैं हिंदी को लेकर प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का अलग से पेपर होता है यूपीएससी में सर, और पीसीएस उसमें तो होता ही है। अब पुलिस वगैरह हैं और आपकी समीक्षा अधिकारी की जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, हिंदी की भाषा का अलग ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है, उसको भी हम कहेंगे कि हिंदी भाषा के लिए आप 6ठी से 12वीं तक की किताबें व्याकरण में जो हैं वो पढ़ें। तो सर आप कौन-सी व्याकरण के लिए सबसे जो आपके अब तक के अनुभव में, कि जो प्रतियोगिता वाले छात्र हैं वो भी, और 10वीं के छात्र जो हैं, 9वीं के छात्र जो हैं, जो अपने व्याकरण को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन-सी किताब आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हिंदी व्याकरण की अलग से पुस्तकें कई चलती हैं, लेकिन मेरा मानना है जो समझ में आपकी आ जाए, बच्चे की समझ में, भाषा सरल से लेकर के आप कठिन तक की जाएं, वो बच्चे के लिए अच्छा भी होता है। व्याकरण शब्द एक जैसी होती है, व्याकरण के लिए कोई अंतर नहीं है। यदि हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखें, सर्वनाम की परिभाषा देखें, विशेषण की परिभाषा देखें, सब में एक जैसा है। अलंकार किसे कहते हैं वो सब में, मुहावरे किसे कहते हैं वो सब में, लेकिन उसकी समझ में बच्चे की आ जाए वो उसके लिए अच्छी पुस्तक हो। तो सर ने कहा अपनी अभिरुचि से चुनिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जिस भी व्याकरण की किताब ले लें, चाहे सरस्वती की ले लें, चाहे अरिहंत की ले लें, चाहे आप उपकार की ले लें, किसी भी पब्लिशर्स की किताब लीजिए, वो आपको कितनी समझ में आ रही है और आप उसको कितना कर पा रहे हैं, ये ऊपर निर्भर है। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के हैं ही, और आप इसको एक बार अर्थ के साथ ज़रूर पढ़ें। ये नहीं कि ये मुझे पता है, अर्थ का पता होना और अर्थ मुहावरे का सही प्रयोग करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं।
तो इसके लिए आपको व्याकरण का तो अभ्यास करना पड़ेगा। और व्याकरण में समास, कारक चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और पद परिचय आपका, और शुद्ध करके वाक्य लिखना। तो शुद्धता तभी आएगी जब आप घर में शुरू से ही शुद्ध करते लिखते आ रहे हैं। तो शुद्ध भाषा के लिखने के लिए भी वही आपको है कि घर में शुद्ध भाषा इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। शुद्ध लिखें भी, और जब शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध का वाक्य आराम से शुद्ध बनेगा। और अंग्रेजी में जो सर वाक्य की संरचना जो बच्चे सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं, अंग्रेजी में जो होता है, मैं वैसे ही बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चलता है। इंग्लिश में इसको अगर मैं हिंदी में ले जाऊं तो हिंदी में चलता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। यानी कि मैं हिंदी में बता दूं, पहले आपका कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर जो है आपकी क्रिया आएगी। तो इसी वाक्य विन्यास में शुद्ध करना सीखें। बिल्कुल यही बात, इसी की सीक्वेंस सेंटेंस की जिसे कहते हैं वो यही होती है। कर्ता क्या कह रहा है, उसका क्रिया क्या कह रही है और उसका कर्म क्या कह रहा है, उसके हिसाब से वाक्य की संरचना करें और अच्छे से करें। बस जितना भी होता है अपने दिल लगा करके अच्छे से पढ़ें और कामयाब। तो सर और मेरी गुरु मिशन की तरफ से आपको आगे भविष्य के लिए हिंदी में पदोन्नति के लिए किसी भी प्रकार की जो अभ्यास के लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए उसकी ये कोशिश थी। और आप हिंदी विषय में 14 सितंबर 1949 में जो भारतीय हमारी राजभाषा घोषित की गई थी, है ना, उसका एक मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता को बनाए रखिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक